Hello friends, this is Shubham here and I welcome you all at my YouTube चैनल गुप्तास क्लासेस। और हमारा जो था हम कुछ कर रहे थे और हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस कर रहे थे। और आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और जो क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं ना, ये आपके वेट अ मिनट। हाँ, ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये आपके रहने वाले हैं। वेट अ मिनट। हाँ, ये रहने वाले पास्ट ईयर पेपर जो आपका हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का। जो लेक्चरार की जो पोस्ट होती है राजस्थान में, अंडर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो रहती है ना, उसके रिगार्डिंग ये आपका क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जैसे कि ऑलरेडी इसकी का नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और आप सब इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और जो वीडियो रहने वाला है 10 के दम वाला वीडियो, 10 का दम वाला जो हम एक सीरीज स्टार्ट की थी ना, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, तो उसी के रिगार्डिंग रहने वाला है। पर जो क्वेश्चन आपके जो भी हैं वो हैं आपके इस एग्जाम्स के से रिलेटेड, ठीक है। और मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। कंटेंट लिखने वाला मैं ही हूँ और प्रस्तुत करने वाला भी मैं ही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो आया था आपका सन 2022 वाले पेपर में, ये क्वेश्चन आ चुके हैं 2022 में, है ना। ओके, 2 साल पहले ये पेपर हुआ था। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब ये इन्होंने दो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों को अदल बदल के लिख रखा है। पहले में एक में एक्टिव, हम कहते हैं ना एक्टिव वॉइस पैसिव, एक स्टेटमेंट एक्टिव है, एक स्टेटमेंट पैसिव वॉइस जैसा है कि ये बता रहा है कि तो इसमें से कौन सा सही है? क्या पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, या पहला रॉन्ग है, या दोनों की दोनों सही है? ठीक है, तो अब हम देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे, हमेशा याद रखना, जो HRM है वो बड़ा होता है HRD के। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। HRM अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा, है ना। उसका पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा की पूरा एक फंक्शन है, स्टाफिंग वाला फंक्शन इसमें पूरी तरीके से कवर होता है, बट ये इसका एक पार्ट है खाली। ठीक है, तो हम जो कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख दी हैं वाकई में, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसमें आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन एक बार, द करेक्ट आंसर इज वन। स्टेटमेंट वन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉय सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। HRM में सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाएंगी जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग हो या डेवलपमेंट का काम हो। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ HRM। हमने कही थी ना, इट इज अ पार्ट ऑफ HRM दैट फोकस स्पेसिफिकली ऑन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या कवर होगा? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड ओनली द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। तो हम कह सकते हैं HRD इज अ सबसेट ऑफ HRM। तो इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। जी वाला क्वेश्चन आया था एक, है ना। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे GK से भी रहते हैं, तो GK या आपका हम ये कह सकते हैं ये पार्ट आपका इकोनॉमिक नेचर का है। इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ने को मिलती हैं ये सब चीज़ें रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नोन एज, जो रिवॉल्यूशन था, है ना, वो जो कृषि के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था उसको कौन सा रिवॉल्यूशन कहते हैं? क्या वो व्हाइट रिवॉल्यूशन था, रेड रिवॉल्यूशन था, ब्लू था या ग्रीन था? तो ये क्वेश्चन आपका हम जो लेके आए हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये 2022 के पेपर से जो क्वेश्चन है सारे, है ना। तो ये जो कृषि वाला रिवॉल्यूशन था वो था आपका किससे रिलेटेड था? वो आपका था ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। MS स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने देखी होगी। MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? फादर भी कहा जाता है ना, यहाँ के सेंस में, इंडियन सेंस में। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। द करेक्ट आंसर इज 4 ऑलरेडी। ग्रीन रिवॉल्यूशन
है ना। एक्सप्लेनेशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया रेफर्स टू सिग्निफिकेंट मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है, पर्टिकुलरली इन वीट एंड राइस। जो सिग्निफिकेंट HYD लाइक हाई यील्डिंग क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स का यूज़ था, वो मेनली आपका हरियाणा और पंजाब साइड ज़्यादा इसका यूज़ था, है ना, जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था 1960s और 70s के अराउंड। तो ये दो चीज़ों में, दो क्रॉप को लेके ज़्यादा इसमें हमने चेंजेस देखे, इंक्रीज देखा, मतलब लाइक आउटपुट में या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। दिस वॉज अचीव थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप। जैसे कि मैं कह रहा था कि इसमें हमने क्या यूज़ किए थे, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स का यूज़ किया किया था। इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये क्या है, ये बाकी के रिसोर्सेज थे जिसकी मदद से हमने क्या था, अपनी ये हरित क्रांति को सक्सेसफुल बनाया था। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, से मिल्क प्रोडक्शन से है ना। ऑपरेशन फ्लड, है ना, भी बोला जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। देन आपका रेड रिवॉल्यूशन है, ये आपका टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड आपका ग्रीन वो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये फिश प्रोडक्शन से, और इसको एक्वाकल्चर कहा जाता है, मतलब लाइक फिश के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। तो दूसरे का आंसर क्या बन जाएगा आपका 4, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, नॉट को हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पे भी क्वेश्चन में नॉट आ रहा है उसको बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि नॉट के चक्कर में कभी हम नॉट को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इकोनॉमिक फैक्टर में इंक्लूड नहीं होता है ना, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, बदल सकता है, या कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं। तो पर्सनल इनकम, आपकी पर्सनल इनकम है, क्या वो इकोनॉमिक फैक्टर है, या हाँ या यस, इकोनॉमिक फैक्टर है। आपकी इनकम कहीं ना कहीं तय करती है आपकी चीज़ों को, है ना। तो क्या आपकी इनकम, पर्सनल इनकम पे अगर कोई फर्क पड़ता है तो कंज्यूमर बिहेवियर पर फ़र्क पड़ेगा। लाइक आपकी पर्सनल इनकम कम हो गई तो आप कोई चीज़ पहले खरीदते थे, तो क्या वही चीज़ खरीदेंगे, नहीं, आप थोड़े बहुत चेंजेस अपनी लाइक रूटीन लाइफ में करेंगे। तो ठीक है। दूसरा पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी कोई इकोनॉमिक फैक्टर है, पहली बात तो मेरे को नहीं लगता पर्सनैलिटी इज नॉट अ इकोनॉमिक फैक्टर। लाइक इकोनॉमिक फैक्टर उस चीज़ से को काउंट करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है। पर्सनल इनकम में मनी इन्वॉल्व है, लिक्विड एसेट्स में आपका मनी इन्वॉल्व है, इवन फैमिली इनकम में भी मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। बट पर्सनैलिटी में आपका मनी तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो पहली बात तो इकोनॉमिक फैक्टर ही नहीं हुआ, है ना। और जब इकोनॉमिक फैक्टर ही नहीं हुआ तो हम इसको इंक्लूड क्यों करेंगे, यही आपको, इसको ही हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 2। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें, द करेक्ट आंसर इज पर्सनैलिटी। इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना। इंक्लूड पर्सनल इनकम यस, लिक्विड एसेट्स, फैमिली इनकम, सेविंग्स और डेट, है ना। इन केस ऑफ अगर यहाँ पे सेविंग्स का ऑप्शन और डेट का ऑप्शन होता तो वो भी हमको हमको इकोनॉमिक फैक्टर में हम इसको इंक्लूड कर लेते, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। आगे आगे देखते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसा फैक्टर है, देखें, पर्सनैलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर। तो यही बात हमने ऊपर करी थी कि भाई ये इकोनॉमिक फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 2। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड कर दी हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो हैं वो हिंदी में ही पढ़ते हैं और हिंदी में ही पेपर को देते हैं, हिंदी में ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया सारी चीज़ें, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में मेथड, कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, क्या सर्वे टेक्निक का यूज़ होता है मार्केटिंग रिसर्च में, या हाँ सर्वे मेथड का यूज़ होता है, ओ ठीक है। क्या हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं, ये सब हमने लाइक, या तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी रिसर्च वाले पेपर में, है ना, या फिर ये कहीं ना कहीं आपका सैम्पलिंग वाला जो वो होता है ना चैप्टर, सैम्पलिंग वाला जो चैप्टर होता है आपका, लाइक स्टैटिक्स,
उसमें ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ सकते हो उसमें से, है ना। तो मार्केटिंग रिसर्च में सर्वे भी काम आता है, ऑब्जर्वेशन भी आता है, इन डेप्थ इंटरव्यू भी कभी कभी हम मार्केटिंग की के लिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर अपने कुछ मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट या किसी भी के भी रिगार्डिंग जब हम लाइक इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं तो उसमें इन डेप्थ इंटरव्यू भी काउंट होता है। तो इस केस में हमारा ये बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दिस पूरा। सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा आंसर 4। एक बार देखें एक्सप्लेनेशन देखें, मार्केटिंग रिसर्च मेथड एंड टेक्निक इंक्लूड, सर्वे इंक्लूड हुआ, कलेक्टिंग डाटा थ्रू क्वेश्चन इंटरव्यू एंड और ऑनलाइन पोल। तो सर्वे में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर आपका येस और नो वाले क्वेश्चन, इसके फॉर्म में हम क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं और गूगल फॉर्म के थ्रू या अदर किसी मीडियम के थ्रू हम उसको क्या है फिलअप करवाते हैं पब्लिक से या पब्लिक डोमेन में जितने भी लोग हैं ना। इंटरव्यूज के कलेक्ट के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पोल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वे। ठीक, देन हमारा है आपका ऑब्जर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर बनना है, क्या पैटर्न बनना है उसको देख पाना, है ना। ऑफन इन अ नेचुरल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब उसमें क्या होता है नेचुरल, या तो नेचुरल होगा या वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ marketing research under method or techniques. Okay. And the third one is in-depth interview, conducting detailed और one-on-one interview to gather rich qualitative data। अब इससे क्या होता है कि जब हम one-on-one इंटरव्यू लेते हैं किसी का तो हमको कैसा इसमें क्या मिलता है, इसका जो डाटा होता है वो लाइक बाकी रिसोर्सेज से काफ़ी क्वालिटेटिव रिच होता है, काफ़ी क्वालिटेटिव नेचर का होता है। तो दीज मेथड हेल्प मार्केटर गैदर वैल्यूएबल इंसाइट टू इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। और ये जो मेथड है इससे हमको क्या मिलता है, एक मार्केटर्स को क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने को मिलती है ताकि वो अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इसमें आंसर जो बन जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। ओके। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट बार भी आया था जब हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, मैंने लगभग पूरा की पूरा एक्ट करा दिया। उसमें एक वीडियो मेरे को डालने को रह गया है, वो मैं डाल दूंगा, मैंने बना के रख रखी है, बट वो कहीं ना कहीं 2-3 बार मैंने उसको डालने की कोशिश की थी, बट वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी चीज़ें। ठीक, when did the president give assent to the consumer protection act 2019? तो जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारी पुरानी वीडियोस में है, और पुरानी वीडियोस में मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें नो डाउट आंसर क्या बन जाएगा, सबको पता है, बच्चे को पता है जिसने भी मेरी वीडियो देखी। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट साहब ने क्या दी थी, एसेंट दी थी, अनुमति, मतलब लाइक एसेंट देना मतलब पूरी सहमति दे दी थी कि लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब पारित हो जाएगा। एसेंट कैसे देता है प्रेसिडेंट, एसेंट ऐसे देता है कि जो भी आपका लाइक क्या होता है वो एक्ट लाइक बिल होता है ना, बिल जब आता है तो उसमें वो अपने हस्ताक्षर कर देता है, हस्ताक्षर जब भी वो कर देता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। बिल बिकम्स एक्ट व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू एनी बिल। ठीक है, तो इसमें आंसर जो बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका सॉल्यूशन नंबर 1, मतलब लाइक फर्स्ट वाला ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट साहब ने हमें एसेंट दी थी, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एसेंट दी थी 9 अगस्त 2019 को। दिस एक्ट रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाले एक्ट को इसने रिप्लेस कर दिया था। जी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले वीडियोस में, उसके मैंने 3 या 4 वीडियोस डाले हैं, काफ़ी ब्रीफ में डाले हैं, बहुत अच्छे से समझाया, ट्रिक के माध्यम से समझाया, एक एक डेफिनेशन को विस्तार से समझाया। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं RPSC का पार्ट है, तो आप वो देख सकते हो। ओके, सिलेबस देखोगे तो आपको दिख जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उसमें सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो इन्हें बदल दिया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, एंड एम टू प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, विवादों को सुलझाने के लिए टाइमली क्या करेगा, टाइमली इसमें चीज़ों को देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी definitely branch of psychology which prominently help the cause मतलब
कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक डेफिनेट ब्रांच है साइकोलॉजी की, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो किसके मतलब लाइक किसके निवारण में हेल्प करती है, लाइक किस, है ना। तो क्या इसमें हम टीचिंग एंड मोटिवेशन का रोल रहता है, क्या पर्सनैलिटी एंड लर्निंग का रहता है, टीचिंग एंड लर्निंग का रहता है, या मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी का रहता है। तो ये नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा आपका कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसमें शायद से मेरे ख्याल से उसके भी शायद 30 क्वेश्चन आएंगे लगभग, शायद, है ना। याद नहीं है मेरे को एक्चुअल में, लाइक याद तो था, बट शायद से 25-30 क्वेश्चन जो भी है, एक बार और देख लूँगा मैं, तो उसको भी हम कवर करा देंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी नो डाउट हमारा किससे रिलेटेड है, यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग एजुकेशन साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न। ये एजुकेशन साइकोलॉजी किससे डील करता है कि लोग कैसे सीखेंगे, है ना। हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशनल एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैसे सुधारा जाए। इट एग्जामिन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग एंड लर्निंग, और ये उन सभी पहलुओं पे वर्क करता है जो टीचिंग और लर्निंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। एमिंग टू एनहेंस स्टूडेंट आउटकम एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट पे ध्यान देता है, स्टूडेंट के आउटकम को बढ़ाने में ध्यान देता है। अब बाकी के जो ऑप्शन है उसमें हमारे मेजरली क्या थे, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, अदर फैक्टर आर इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एजुकेशन साइकोलॉजी प्राइमरली कंसंट्रेट ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या मेन मकसद है, टीचिंग लर्निंग पे है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने पे। तो इसमें जो आंसर बन जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दीजिए, लाइक इसमें मेरे को डाउट है आंसर में, है ना। कहीं कहीं पे इसका आंसर लाइक मैंने चेक नहीं किया है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका आंसर क्या लगाया था, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 बनना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द जगह इसका आंसर 2 भी दे रखा है। तो एक बार मैं जिसको अगले जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, विद आंसर इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण आवास योजना है वैसे तो, है ना, बट ठीक है क्वेश्चन ऐसे ही था। पर लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो किस ईयर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लॉन्च हुआ था। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी एक चीज़ का डाउट है, चलो मैं बाद में, बट ईयर मेरे को पता है, ईयर इज 2016 व्हेन दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, एंड सो द आंसर विल बी आपका क्या हो जाएगा 2016, सो, है ना। तो आंसर आपका जी बन जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ का मेरे को लाइक डाउट है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। जिसने भी पहले पेपर दे रखा है वो भी बता सकते हैं, या फिर जो आजकल पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा। मैंने एक्चुअल में अभी थोड़ी देर पहले लाइक दोपहर में मैंने चेक किया था, बट मेरे को दो चीज़ें मिली थी, तो मैंने, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑल्सो नोन एज हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, तो इसका दूसरा नाम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, लाइक बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब लॉन्च किया था, 20 नवंबर 2016। अब मेरे को यहाँ पे एक डाउट है, कहीं कहीं पे इसको 1 अप्रैल 2016 लिख रखा है जो लॉन्चिंग डेट है, और कहीं कहीं पे यहाँ पे 20 अप्रैल 2016 लिखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक कि जो रियल डेट क्या है ना। मैंने भी सर्च किया था और सर्च करूँगा एक बार, है ना, बट ये तो पता है कि ईयर 2016 ही, बट डेट मेरे को एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है। ऑल्दो मैंने इसको लाइक सर्च किया, बट मेरे को नहीं समझ में आया कि डेट क्या है, क्योंकि जितना जल्दी नहीं, 2-4 मिनट ही सर्च किया था। एक बार और मैं देखूंगा, बट अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था भाई इसका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि रूरल पुअर पीपल में हाउसिंग, एक अफोर्डेबल उनको पक्का मकान 2022 तक दिला पाना। अब ये मुझे नहीं पता कि वाकई में लोगों को घर मिला है या नहीं मिला है, बट कुछ लोगों को तो मिला ही है लगभग, है ना। बट वो एम था, जो था टारगेट जो था इस स्कीम का, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट जानती है और लोग जानते हैं, ठीक है। उस चीज़ों में हम पढ़ते नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज बेस्ड ऑन द इमोशन, टेंडेंसी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल आर कॉल्ड, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसे कॉजेज, ठीक है, ऐसे कॉजेज जो चेंज नहीं हो, मतलब ऐसे कॉजेज जो बदलाव को ना होने दे, है ना, और जो इमोशंस पे बेस्ड हूँ,
टेंडेंसीज पे, टेंडेंसी इन द सेंस लाइक कि लाइक एक चेंज, टेंडेंसी मतलब कुछ बदलाव को, जो मतलब कि आम तौर पे जो होने वाली चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन इमोशंस, टेंडेंसी, है ना, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल आर कॉल्ड। तो ऐसी चीज़ें जो मतलब ऐसे चेंज जो इमोशन, टेंडेंसी या एक्सपेक्टेशन की चेंज पे, एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे पीपल में बदलाव होते हैं, बट उसको क्या है, उसको रोकना है, उसका रुकावट किसके अंदर आएगी। अभी अभी मैंने देखा था इकोनॉमिक कॉजेज मेनली किससे किससे रिलेटेड होते हैं, मनी रिलेटेड होते हैं। तो ये इसमें मनी रिलेटेड तो कोई चीज़ है नहीं, इमोशंस, टेंडेंसी और एक्सपेक्टेशन की बात। टेक्निकल मेनली होता है आपका आईटी रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरीके की फील्ड, मशीन वगैरह के रिलेटेड, है ना। सोशल जो होता है आपका, सोशल इन द सेंस लाइक बिजनेस, सामाजिक तौर पे, है ना, गरीबी, है ना, या मतलब लाइक आम तौर पे क्या, जो सोशल बेसिस पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन जाएगा, जो आंसर बन जाएगा आपका साइकोलॉजिकल कॉजेज बन जाएगा। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज 3 साइकोलॉजिकल कॉजेज of resistance to change refer to emotion, cognitive, behavioral factor that influence an individual reaction to change। मतलब इसमें क्या क्या चीज साइकोलॉजिकल कॉजेज में क्या है, क्या कैसे कैसे जो बदलाव होते हैं उसको जो ना होने दे, उसमें कौन कौन से इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल फैक्टर जो एक कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के रिएक्शन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। दीज कॉजेज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेटस, हैबिट और रूटीन, इमोशनल अटैचमेंट टू एग्जिस्टिंग वेज। तो ये सब चीज़ें एक बार आप इसको, ठीक है, एक बार आप इसको रेफर कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, ओके। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। तो जो वामपंथी वाले एरिया हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरियाज, उसमें एक रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। वो कब हुआ था ये पूछ रहा है बस, कौन सी ईयर में हुआ था। तो ये भी इसका भी आंसर 2016 ही है ना, 2016 में स्टार्ट हुआ था। द रूरल कनेक्टिव प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरियाज, जिसकी फुल फॉर्म है ना, कब स्टार्ट हुआ था, बाद लॉन्च इन 2016। दिस प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन 44 लेफ्ट विंग एक्सट्रीम एरियाज। मतलब 44 एरियाज में इनको क्या करना था, कनेक्टिविटी करनी थी। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि रोड वगैरह बनाना, ठीक है, मतलब गांव को हाईवे से कनेक्ट करना, इस तरीके का था। तो इसमें कितने थे, 44 लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे जो 9 स्टेट में बिलोंग करते थे। 44 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनको कनेक्ट करना था, उसको कनेक्ट किया गया, क्योंकि 9 स्टेट से आते थे, 9 स्टेट थे कुछ, है ना। इन बाय 2021 तक द प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड 4490 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ एंड 105 ब्रिजेस। तो 2021 तक इसमें करीब 4,500 किलोमीटर का रोड लेंथ जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है, और इसमें करीब 105 ब्रिजेस भी हैं, ओके। चलें अगले, इट इज द मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, है ना। एक क्वेश्चन वो चक्कर था ना, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, इस वजह से 10 की वजह हम 11 कर रहे हैं, ओके। ये वाला क्वेश्चन आपका लगातार 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है, और ये आपको पता ही है इसका आंसर। अभी ये एमआरएस के पेपर में भी था, एचपीएससी के भी पेपर में था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रही है बार बार। तो चलिए देखते हैं, विच स्पेशल जोन है एस्टेब्लिश्ड, कौन सा ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जो एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए बनाया गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ठीक। क्या स्पेशल प्रोटेक्ट जोन है, स्पेशल रिजर्व जोन है, स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड जोन है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो ये सबको पता है, बच्चे को पता है, SEZ इज फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और ये किस लिए बनाए गए थे ऐसे जोन बनाए गए थे एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए, ठीक है, निर्यात के प्रमोशन के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज डेजिग्नेटेड एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया दैट प्रोवाइड फेवरेबल बिजनेस कंडीशन। में क्या होगा, फेवरेबल बिजनेस कंडीशन मिलेंगी, लाइक टैक्स वैक्स कम मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेगी, टैक्स में इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको टैक्स में छूट मिलेगी,
ठीक है, ताकि आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकें बाहर से इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, है ना, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके कंट्री की। एसईजेड एम्स टू क्रिएट बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन, मतलब ऐसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो रहे जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते, एंड प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। और जो भी एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या मिले, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि वो दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को क्या है एक्सपोर्ट कर सके। तो यही एम के साथ हमने मतलब सब सरकार ने एसईजेड को स्थापित किया, ठीक है। और इसी के साथ हम इस 10 के दम वाली वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय, कंटेंट को लिखने वाला मैं था और प्रस्तुत करने वाला भी मैं था। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की वीडियो के लिए बनी रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आएगी तो आपको क्या आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।